दोस्तों, एक बार फिर से फ्यूचर इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारी आपकी बातचीत भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का सपना दिखाया है। क्या ये हकीकत में उतर पाएगा? आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। जिस देश में किसी काम को करने की कोई कार्य योजना ना हो, जिस देश में मजदूर पैदल आते हों अपने घरों को कोरोना वायरस के चलते, पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पर आ रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, उनके साथ उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, हाथों में सामान लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और पैदल आते आते उसमें से कुछ लोगों की हत्या भी, मतलब हत्या बोल रहे हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है परेशानियों की वजह से। पेट में दाना नहीं है, जेब में नोट नहीं है, पैरों में दम नहीं है, पैरों की दवाइयाँ घिस गई हैं, चलने के काबिल नहीं है, सड़क के किनारे बैठ के थोड़ी देर सहताते हैं, फिर बेचारे अपनी अगली मंजिल की तरफ चल जाते हैं। रास्ते में अगर कहीं भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बेचारे पानी के जग भरे हुए हैं जो उनको जो है रास्ते में नलकूप सरकारी से मिल जाता है, वो पी लेते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या सोचने वाली बात है, क्या ऐसी भारत सरकार 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर पाएगी? जिसके पास इतनी बुरी व्यवस्था हो कि वो राशन देने के काबिल जो है सरकार ना हो पा रही हो, जो केवल वादों की धनी नहीं बातों की धनी हो। वादे तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बातों की धनी सरकार हो और बातों के द्वारा लोगों का पेट भरने की कोशिश कर रही हो, तो क्या ऐसी सरकारें भारत चलाने के लिए उपयुक्त हैं? इस बात को जरा ध्यान से सोचिएगा। है? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो हमारे देश में चल रहा है, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को कितना डुबोने वाला है। जरा थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा, बड़ा नहीं बनाऊंगा। अब ये जरा थोड़ी सी बात सोच लीजिएगा और फिर बताइएगा कि क्या मेरी बातों में वजन था, है या होगा, या जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। कहीं आपके दिल दिमाग में उतर रहा है? क्या आपके गले के नीचे मेरी बात उतर रही है? अगर गिर रही हो, उतर रही हो, तो कृपया मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं बात कि आखिर देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज देश में बेरोजगारी 28 करोड़ मजदूर, वो मजदूर जो कि मनरेगा में 25 करोड़ हैं, लेकिन 11 करोड़ मजदूर ही मनरेगा से रोजगार पा पाते हैं। लेकिन वो भी मनरेगा से, मतलब जो है 420 के तहत, ग्राम पंचायतों के तहत आधा पैसा उनका जो है मार दिया जाता है, आधा ही पैसा उनको साइन करा के दिया जाता है। उससे मनरेगा से त्रस्त होकर वो सारे मजदूर दिल्ली, बम्बई, आगरा, मेरठ और ना जाने देश के किन किन हिस्सों में बेचारे जाकर छोटी फैक्ट्रियों में, बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ में अपना मेहनताने से करके अपने परिवार को महीने का खर्चा भेज रहे हैं और अपना घर पर परिवार चला रहे हैं। इधर 56 दिन का लगातार लॉकडाउन चला है। इन 56 दिनों के अंदर करीब 27 मजदूरों की, दिहाड़ी मजदूरों की मृत्यु हुई है वापसी अपने घर आते हुए। अब आप देश के हालात समझ लीजिए कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाली भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जो वादा कर रही है, जो 7.5% की जीडीपी पर हासिल करी हुई सरकार को उसने 2.5% की जीडीपी पर ला दिया है। क्या ऐसी सरकारें देश को चलाने में सक्षम हैं? दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या अब मैं आपको आगे ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या परिस्थितियां देश की बनेंगी, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। टूरिज्म देश का खत्म हो जाएगा, लेबर सप्लाई में कमी आ जाएगी, क्योंकि लेबर सभी अपने जो है घरों को वापसी पर हैं, आज भी वापसी कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए ये लेबर दोबारा वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अपना अपना रोजगार अपने अपने क्षेत्र में ढूंढेंगे, या फिर अपने घर में रहकर, जिनके पास खेती बाड़ी है, या फिर दूसरों खेतों पर वो नौकरी करके तब अपना जो है काम और घर का खर्चा चलाएंगे। बहरहाल अब जल्दी लेबर नहीं मिलेंगे, और जब लेबर नहीं मिलेंगे तब देश की परिस्थितियों का हाल क्या होगा, जरा आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी, हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, आग की तरह जो है बढ़ेंगे, है ना। इस बात को मोदी जी को बहुत कायदे से समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद देश की परिस्थितियों का सबसे बुरा और संभावित हाल क्या होगा, ये आपको सोचना है। देश में हर चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ेगी।
और कमाई जो भी जिसकी होगी उस कमाई का 80% घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बंदा करेगा। 20% में वो उसका किराया, खाना पीना खर्चा या कुछ मद डॉक्टरों के लिए भी बचा के बंदा रखता ही रखता है। बहरहाल कमाइयाँ बहुत कम हो जाएंगी, इस बात को समझ लीजिए। जब 80% खर्चे बढ़ेंगे तो 20% की बचत में जो है डॉक्टर और बाहर का हिसाब रखेंगे तो आदमी ऐश आराम की कोई चीज़ नहीं खरीद पाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर भी ताला पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकेगा नहीं, आपका टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा, मॉल की संस्कृति बंद हो जाएगी। जो एसी मॉल में लोग जेब में पैसा डालकर बड़े बड़े शोरूम से जो सामान खरीदते थे वो सब संस्कृति बंद हो जाएगी। बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी क्योंकि 28 करोड़ बंदा जो जहाँ जहाँ पर काम पर लगा हुआ था वो सब बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी का आलम ये होगा कि लोग छोटे छोटे पैसे पर भी काम करना पसंद कर लेंगे और उधर फैक्ट्रियों का ये हाल होगा जो 500-500 हज़ार किलोमीटर दूर से लेबर आई हुई थी और उनको रहने की और खाने पीने की, वहाँ पर जो है फ्रेश होने की जो पूरी व्यवस्था मिलती थी वो अब उनको कहीं मिल नहीं पाएगी। वो जल्दी जाना पसंद नहीं करेगा, कारण पता नहीं कब जो है दोबारा कोरोना का कहर न टूट पड़े। इस वजह से हर आदमी डरेगा और कम से कम ये डर दसियों साल अभी भारत के पैजामे से बाहर नहीं आएगा। हर आदमी के दहशत का माहौल जो चाइना ने पैदा किया है वो पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। भारत के जीडीपी की बात करें तो अभी 2.5% पर है और ये जीडीपी हमारा 1.5% पर आ जाएगा। यकीन मान जाइए, भारत का जीडीपी मात्र 1.5% रह जाएगा। एक नए भारत की शुरुआत करने के लिए मोदी जी को बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। देश के जितने भी नेता हैं इनको बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस गिरी हुई अर्थव्यवस्था में हम भारत को कैसे एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में लेकर आएँ, क्योंकि ये वाला वो हाल हो गया है जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एकदम से देश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में नेहरू जी और जवाहरलाल शास्त्री जी ने संभाला था। मगर तब भी उनके सामने मुसीबतें थीं क्योंकि नेहरू जी ने भी युद्ध दो देखे, 3 युद्ध देखे, 2 पाकिस्तान के साथ, एक आपका चाइना के साथ और एक तो छद्म युद्ध था, एक भारत के साथ पाकिस्तान का बड़ा युद्ध था और चाइना के साथ तो बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें हमारे नेहरू जी हार गए। बहरहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है, ले दे के मुद्दा ये है कि जीडीपी का जो है अनुपात कैसे बढ़ाया जाए और उस अनुपात को बढ़ाने के लिए हमारे देश की सरकार जो कि इस समय माननीय मोदी जी के हाथ में है, तो मोदी जी इस विषय में क्या कर सकते हैं। तो लिहाजा मोदी जी को बहुत बड़ी रणनीति एक देश के लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि दूरदृष्टि जब तक नहीं होगी तो रणनीति नहीं बनेगी, और जब रणनीति होगी तभी अनुशासन होगा, और जब अनुशासन होगा तो अनुशासन के द्वारा जो है लोगों को जो है संभाला जा सकता है, और जब संभला हुआ देश होगा तो संभले हुए देश में फिर उसको आगे तरक्की के रास्ते आयाम खोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहरहाल ये मोदी जी की आगे की रणनीतियाँ क्या कहती हैं ये मोदी जी जाने क्या होगा। अब इसमें इस समय हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आएगी कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लगभग 70% टूट गया, एकोमोडेशन सेक्टर 70%, फाइनेंशियल सेक्टर 90%, कंज्यूमर सेक्टर 50%, ऑटो सेक्टर इस समय करीब 100%, सीमेंट सेक्टर 40%, नेचुरल गैस सेक्टर 30%, स्टील सेक्टर 50%, फर्टिलाइज़र सेक्टर 50%, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट सेक्टर 50%, क्रूड ऑयल 50%, रिफाइनरी 50% और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग 70% टूट गई है। दोस्तों, इस टूटी हुई अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, और 10 साल क्या मोदी जी इतने गिरी हुई अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे? जो देश हिंदू मुस्लिम के नगाड़े बजा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 40 साल पहले चाइना ने अपने देश की अर्थव्यवस्था 1978 और 1980 के बीच में उसने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत उसने काम करना शुरू किया। आपको बताता चलूं कि 1980 में हमारे देश का भारतवासी प्रति व्यक्ति इनकम ज़्यादा थी $210, और चाइना की जो है प्रति व्यक्ति इनकम $155 थी। अब आप यकीन करिए कि इन 40-42 सालों में ऐसा क्या हुआ
कि चाइना एकदम से आसमान की तरक्की पर पहुंच गया। भारत आज भी केवल मंदिर मस्जिद और तंत्र मंत्र की लड़ाई से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप सोचने वाली बात है कि क्या भारत के देवी देवता ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग तंत्र मंत्र में लगे रहें, या हमारे देश का जो राजतंत्र है, जो देश की दिशाएं निर्धारित करता है, या ये नहीं चाहता कि हमारा देश तरक्की करे। बहरहाल ये एक बीच की बहुत बड़ी खाई है जो हमें आपको समझनी होगी, और इसे पाटने में भी हम ही आपको आगे आना पड़ेगा। बहरहाल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से ऊपर उठकर भारत सरकार को ये सोचना होगा कि मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं भी चाइना की तरह आगे बढ़ सकूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो चाइना की जीडीपी है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 40 साल अथक मेहनत और प्रयास किया है। मेहनत का वो आलम किया उन्होंने कि उन्होंने अपने देश को आज अमेरिका से भी उन्नत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जब उनकी तरक्की को अमेरिका या विश्व के जो विकसित देश हैं देखते हैं तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत आगे निकल गया है। उसने केवल एक दो आइटम में आगे तरक्की नहीं करी है। चाइना ने विश्व के हर सेक्टर में तरक्की करी है, और उसने हर एक देश में कहीं पर 20%, कहीं पर 15%, कहीं पर 40% और कहीं पर 50% तक का कारोबार छीन लिया है। आज बहुत से विश्व के देश केवल चाइना पर डिपेंड होकर रह गए हैं। आज विश्व चाइना की तरफ ऊपर निगाहें उठा के देख रहा है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात हो गई कि विश्व के इतने सारे देशों को अब चाइना की तरफ देखना पड़ता है। कारण है उसने अपने आप को उस लेवल पे लाया, और उसने देशों में घुसकर हर देश की कमजोरी का एहसास किया कि ये लोगों में क्या है। उसने महसूस किया कि आलस एक ऐसी चीज है जो देशों को उठने नहीं दे रही है। लग्जरियस एक ऐसा मामला है, लग्जरी रहने की एक ऐसी तमन्ना है जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो उसने सबसे ज़्यादा फायदा इस चीज़ का उठाया। उसने अपने यहाँ लोगों को मेहनत के लिए लगाया। नए इन्वेंशन करो, पैसे दिए, बैंकों का मुंह खोल दिया, लोन लेना है लो, इन्वेंट करो और दिखाओ कि तुमने कुछ बनाया। फिर उसने धीरे धीरे कहा और विकसित करो और विकसित करो और विकसित करो, और विकसित करते करते हालात ये हो गए कि उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे ऊपर राज करने के काबिल हो गया हूँ। उसने करके दिखा दिया। उसने वायरस की होड़ में भी कोई समझ नहीं सकता था, पूरी दुनिया हथियार बनाने में जुटी हुई थी और चाइना वायरस बनाने में जुटा हुआ था। अब इस समय देश पूरा, भारत देश ही नहीं पूरा विश्व वायरस युद्ध से ग्रसित होकर आहें भर रहा है, सिसकियां भर रहा है, लेकिन उसके पास छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं। उसने बिना लड़े ही पूरी दुनिया को हरा दिया, घुटनों पे ला दिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, और यहाँ तक कि भारत जैसे देश को उसने उसकी गरीबी का एहसास कराया। अब तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करूँगा, कृपया देश के हालात देखते हुए और देश में ये हिंदू मुस्लिम का जो बुगुल बिगुल बज रहा है, इस पर कृपया शांति बनाने का कष्ट करें, और देश की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए कृपया नए उपाय सोचिए। थोड़ी सी दूरदृष्टि ले आइए, थोड़ी सी, देश आगे बढ़ जाएगा। ये हिंदुस्तान है और इसको आगे बढ़ने की आदत है। बस आपकी दूरदृष्टि की ज़रूरत है। आप दूरदृष्टि पे आइए और इस देश को आगे बढ़ने में मदद करिए। तो और अनुशासन जरूर लेके आइए, और लोगों में पक्के इरादे की भावना पैदा करिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जिस दिन ये बात देश के लोगों में आ जाएगी, उस दिन ये देश चाइना से कहीं ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।